जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल। कुलगाम के गोड़ीहामा इलाके में कायम कबाड़ की एक फैक्ट्री में दौरान शब आग नमूदार हो गई। इस आग ने पूरी फैक्ट्री को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। तारिक अहमद गनाई साकना गोड़ीहामा की फैक्ट्री में लाखों रुपए का माल जल गया है। अगरचे मकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी महकमे की मदद से आग पर काबू पाया गया, ताहम तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। फैक्ट्री मालिक ने हुकूमत से मदद की अपील की। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर लिया है। गांव वाले लोग जितने भी गांव में लोग हैं, इनने भरपूर इसमें हेल्प किया कि हमारी फैमिली को भी बचा लिया। और इसमें थोड़ा तसलों वसलों से लेकर पानी वानी लेकर इनको बाल्टियों में से इनको आग को और ज़्यादा फैलने नहीं दिया, जो घर की तरफ से आग ना लगे। जब तक हम फायर सर्विस वाले आ गए कि उनकी बहुत मेहरबानी है। बस मैं अपनी डीसी साहब को भी अपील कर रहा हूँ, अपने गवर्नर साहब को भी अपील कर रहा हूँ, अगर मेरा नाम भी लिया मैं टैक्स पेयर बंदा हूँ मैं, और साइड पोल्यूशन भी ख़त्म कर रहा हूँ। जो भी कूड़े कचरे का अपने डिस्ट्रिक्टों के अंदर जम्मू कश्मीर में जितनी भी गंदगी है उसको मैं भरपूर साफ सफाई से रखता हूँ। तारिक अहमद गाड़ी में रोजान वाल यह रुत इंसान, अमिस लुकन रोजगार दितमुत, अल्लाह ताला से मर्जी कह, अमिस गो ज्यादा नुकसान। आज पूरा गांव आया बचाने तो फिर भी अंदो ना कहें, यह तह ब्रोह कन पत आई फायर सर्विस आई, तमो कोर मदद। अलबत्ता तारिक अहमद रूद न यह गो खत्म, तारिक अहमद गो खत्म। गवर्नमेंटस यह अपील अमिस कर मदद। और ढांगरी दहशतगर्दाना हमले में मारे गए सतीश कुमार के भाई ने इल्जाम लगाया है कि आज भी सतीश के जॉब कार्ड पर पैसे जमा और निकाले जा रहे हैं, जो देही इलाकों का बहुत बड़ा घपला है। इन्होंने संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि सतीश के घर जाने वाली सड़क के लिए मिलने वाले फंड्स का इस्तेमाल कहीं और किया गया। सतीश के भाई पवन कुमार ने कहा कि अगर इसकी तहकीकात की जाए तो हकीकत सामने आएगी। पवन ने बताया कि सतीश को दहशतगर्दों ने बेदर्दी से कत्ल किया था। इसके बाद इंतजामिया ने इन्हें हर मुमकिन तरीके से इंसाफ फराहम करने का वादा किया था, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने डीसी राजौरी और एलजी से इंसाफ की अपील और जांच की मांग की है। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने टेलीफोन पर यकीन दिलाया कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे और अगर इसमें सच्चाई पाई गई तो तमाम कसूरवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरे भाई की 1 जनवरी 2023 में डेथ हो गई थी और आज 1.5 साल होने के करीब हो गया, मगर उसके जॉब कार्ड में आज भी पैसे पड़ रहे हैं। और 8 लाख रुपया हमारी रोड का सेंक्शन हुआ था सतीश कुमार के नाम पर, और ग्राउंड लेवल में काम हमारे घर तक नहीं हुआ है। ग्राउंड लेवल में 0 काम हुआ और ये पता नहीं 8 लाख का काम सरपंच साहब ने कहाँ पे करवाया। पैसा निकल गया सर, पैसा निकल गया। ये उसकी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है सर। आरटी 1 महीना हो गया हमने आरटी लगाए हुए, मगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया सर, कोई एक्शन नहीं लिया। आज हम एसीडीसी के पास गए हुए थे, मगर उनने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस बात की। और अभी तक सुबह हम 9 बजे के इधर आए हुए हैं, अभी तक सर हम घूम भी रहे हैं आगे पीछे, मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा सर ये बहुत ब्लंडर है। ये एक छोटी बात नहीं है कि देखो ना, एक आदमी शहीद हुए उसको 1.5 साल हुआ है, पर उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। और जहाँ अपना पूरे नेशनल इंटरनेशनल में ये बात गई है कि जहाँ 7 किलिंग हुई हैं उनके नाम पर पैसा आ रहा है। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमने आरटीआई भी लगाई है, फिर भी टिल डेट तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और आज हम पहले 10 बजे हम वेट करते रहे डीसी साहब का, चलो मीटिंग चल रही थी उनकी, तो वो हम नहीं मिल सके। फिर हमने सोचा चलो एसीडीसी का पास चलते हैं, उनको हम दुखड़ा सुनाएंगे। तो एसीडी साहब बाहर होटल में चाय पी रहे थे बड़े आराम से, ठीक है। फिर जब हम अंदर गए तो उनको बोला भाई हमने ये बात है रिटर्न में दो ना। मैं रिटर्न में सर आरटीआई लगाई हुई है और आप 1 फरवरी को लगाई थी। 16 फरवरी को जहां आपने भेजा है वीडियो ब्लॉग ढांगरी में, और आज 16 मार्च है, 1 महीना हुआ है। 15 दिन के अंदर जवाब देना होता है, पर कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं है जी। वो ऐसे टाला फिर कर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत स्कैम हुआ है सर, बहुत स्कैम हुआ है। कुछ ऐसे बातें हैं कि ग्राउंड पर काम हुआ ही नहीं, हार्वेस्टिंग टैंक ग्राउंड पर बने नहीं, पैसे निकल गए। अगर पूरा हम बताए ना आरटीआई की पूरी इन्फॉर्मेशन दें, इतना ब्लंडर है जी, बहुत बड़ा ब्लंडर है जी। आप क्या कहेंगे जी, कितना ये बड़ा ब्लेंडर है? ये पैसे इंसान इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके नाम के पैसे अभी भी निकले। ये तो गफला तो है, पूरी मिली वक्त है। जितने भी डिपार्टमेंट है सारे जो जितने हैं ना सब मिले हुए हैं। बहुत बड़ा बहुत बुरा।
तो ये किस तरह से एक बहुत बड़े स्कैम जो है वो सामने आया है। एक शख्स जो कि इस दुनिया से चला गया, 1 जनवरी को आतंकी हमला हुआ था, उसमें वो शख्स जो है वो सतीश कुमार नाम के, वो भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन अभी तक उनके नाम का पैसा जो है वो निकल रहा है और बड़ी रकम जो है वो निकल चुकी है, और निकलने के बाद वो अकाउंट से किस तरह से निकालेगी, एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये तमाम लोग जो हैं विक्टिम फैमिली के हैं, ये जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें कसूरवार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लानी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और मौसमी हालात में बेहतरी के साथ ही ज़राई सरगर्मियां बतदरीज शुरू हो गई हैं और सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम के बीजों के फ़रोख्त में भी तेज़ी आ रही है। ये बीज शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ बाज़ारों में फ़रोख्त किए जाते हैं। हालांकि खुली मंडी में दुकानदारों समेत गैर रजिस्टर्ड दुकानों पर फ़रोख्त पर पाबंदी है। जो लोग लाइसेंस होल्डर हैं और जिनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार बीज और दीगर ज़राई मसनूआत की फ़रोख्त पर है, उनका कहना है कि बाज़ार में जगह जगह उन बीजों की फ़रोख्त की वजह से इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इनका कहना है कि उन्होंने महकमे से मुनासिब लाइसेंस हासिल कर रखा है, लेकिन कुछ गैर पेशावर अफराद इन बीजों को फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पैदावार और मयार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इन्होंने किसानों से अपील की है कि वो बीज और दीगर मसनूआत सिर्फ रजिस्टर्ड आउटलेट से खरीदें ताकि इनकी फसल के अच्छे नताइज और बेहतर मयार हों। कि जब भी वो सीड लेने जाए, क्योंकि अब सीड का सीज़न है, जब भी वो कहीं जाए रजिस्टर्ड दुकान पे जाए जिनको महकमा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दी हो, लाइसेंस होल्डर के पास जाए और वहाँ से सीड खरीदे, वो रजिस्टर्ड होगा। और मेरी डीलर हजरात से भी गुजारिश है कि जब भी आपके पास कस्टमर आए उनको अच्छा सीड दें और उम्मीद है कि वो अच्छा ही देते होंगे। और मागाम पुलिस ने डिग्री कॉलेज मागाम के तलबा में बेदारी और फौजदारी क़वानीन के समझबूझ का प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्रोग्राम में महकमा पुलिस के अफसरान, अदलिया के अफसरान, फैकल्टी और कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद तालिब इल्मों को कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर इनके हुकूक और जिम्मेदारियों के बारे में इल्म के साथ बाख्तियार बनाना, एक महफूज और ज़्यादा बाखबर कम्युनिटी को फ़रोग़ देना है। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर SHO मागाम ने फौजदारी क़वानीन के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने वाले इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया। तलबा ने गुफ्तगू करते हुए इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम के इनेकाद पर महकमे का शुक्रिया अदा किया। आज हमने प्रोग्राम में मतलब कि शिरकत की है, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जो हमें बहुत मतलब कि पता नहीं था पेनल कोड क्या होता है और इसमें क्या क्या लॉज थे, मतलब कि अब क्या लॉज आए जो मतलब कि नया आ गया कि हमें कैसे बचना है, किस मतलब फ्रॉड से कैसे बचना है, या पेनल कोड में क्या क्या औरत के बारे में आया है, या बच्चा मतलब कि बिलो 18 ईयर्स बच्चा उसके लिए क्या क्या लॉज है, या अबो 60 ईयर्स जो मतलब कि बूढ़े होते हैं उसके लिए क्या क्या लॉज आ गए हुआ, चाहे वो क्रिमिनल केस है कुछ भी, तो हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है। तो उस बारे में इन्होंने बताया कि कैसे हमें बताना है, कहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, अगर हम जल्दी नहीं पहुँच सकते पुलिस स्टेशन में तो हमें ईमेल के ज़रिए हम कर सकते हैं या कॉल करके कर सकते हैं। इसमें हमें सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे लॉज बनाए गए और क्या क्या हमारे लिए ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने पहाड़ी बिरादरी के लिए 10% अलहदा ST रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। साबिक MLC और BJP जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने यह भी दावा किया है कि BJP जम्मू कश्मीर में 5 में से 5 सीटें जीतेगी और अपोजिशन जमातों को अब किसी किस्म की सियासत करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत पहाड़ी और गुजर बकरवाल बिरादरी को मसावी हुकूक देती है। धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का, कि जिन्होंने इस बड़ी मांग को पूरा किया। पहाड़ी कबीले को 10% रिजर्वेशन दी, ST का कोटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई है शक्ति जी, सबसे बड़ी बात क्या हुई है, आपको ध्यान होगा कि 1 साल पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजौरी आए थे। उन्होंने यहाँ एक बड़ी सभा में बोला था, उन्होंने कहा था कि गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन इंटैक्ट रहेगी। गुज्जर बकरवाल समाज के नौजवानों को, बेटे बेटियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पहाड़ी कबीले को इंसाफ मिलेगा। और आपने देखा कि 10% रिजर्वेशन जो है वो गुज्जर बकरवाल समाज की इंटैक्ट है और उनकी रिजर्वेशन इंटैक्ट रखते हुए पहाड़ी कबीले को अलग से 10% की रिजर्वेशन शक्ति जी उन्होंने दी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 5 में से एक भी सीट, एक भी राज्यसभा में इनका सदस्य नहीं पहुंचेगा।
अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री जो नई सीट बनी है, पूरे तरीके से इस सीट के लोग तैयार हैं मोदी जी को वोट देने के लिए, कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो उम्मीदवार आएंगे वो जीत कर जाएंगे और 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहाड़ी बिरादरी के लोगों को 10% रिजर्वेशन देने के लिए वो वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। रैना ने कहा कि उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन ये मोदी हुकूमत है जिसने इनकी तवील इल्तवा उम्मीदों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि गुजर और बकरवाल के मौजूदा कोटे को छुआ नहीं गया है। रैना ने कहा कि मुखालफिन की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा और जाली बयानियां फैलाने की बड़ी कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर में तो जो ओबीसी का नाम एनसी कांग्रेस पीडीपी ने मिटा दिया था, खत्म कर दिया था, उसको वापस जिंदा करने का काम मोदी साहब ने किया। अब कुछ उनके कंसर्न हैं, कुछ ओबीसी मोर्चा, ओबीसी समाज के कुछ कंसर्न हैं। कल उन्होंने हमसे मुलाकात की है। चूंकि इस रिजर्वेशन के ऑर्डर के चंद घंटों के बाद लोकसभा के इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, इसीलिए हम इस मामले को पुनः अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार के साथ इसकी चर्चा करेंगे और देश इंतजार कर रहा है उन पलों का जब वो वोटिंग मशीन के सामने होंगे और कमल के फूल का बटन दबाकर पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को भारत का जन सेवक, प्रधान सेवक के तौर पर उन्हें पुनः देश यकीनन प्रचंड बहुमत के साथ यह अवसर प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर के 5 पार्लियामेंट की सीटों पर 5 मरहलों में इलेक्शन होगा। पहला चुनाव 19 अप्रैल को उधमपुर संसदीय क्षेत्र में होगा और दूसरा 26 अप्रैल को जम्मू रियासी पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन होगा और उसके बाद 7 मई को अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट तय की गई है और 13 मई को श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर चुनाव होगा। यहां 5 मरहलों में अलग अलग 5 फेजेस में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर चुनाव होंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मासूम बच्चे पर चाकू से हमला, घर के बाहर लहूलुहान हालत में मिला मासूम गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंदौर में फिल्मी अंदाज में युवती को दिया खतरनाक बीमारी का इंजेक्शन, युवती की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। बीजापुर में 2 नक्सली गिरफ्तार, डीआरजी और थाना गंगालूर की कार्रवाई, आईईडी ब्लास्ट करने की घटना में शामिल थे नक्सली। जबलपुर की रेलवे कॉलोनी में डबल मर्डर से हड़कंप, फ्लैट में मिली पिता और 8 साल के पुत्र की लाश, घर से गायब मिली 14 साल की बेटी। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता, जवानों ने नक्सलियों का कैंप किया ध्वस्त। मुरैना में शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में लगी आग, घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजनांद गांव में घर में महिला की खून से लथपथ मिली लाश, धारदार हथियार से महिला पर किया गया वार, अज्ञात पर मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू किया।
और ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है। NHIDCL और MVD के इश्तराक से गवर्नमेंट विमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में रोड सेफ्टी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। NHIDCL के जनरल मैनेजर GM डार, ARTO अनंतनाग डॉक्टर शौकत हुसैन, कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर दिलरुबा और दीगर मौजूद रहे। रोड सेफ्टी के हवाले से तलबात और दीगर हाज़रीन को जानकारी दी गई। NHDCL के रोल पर भी रोशनी डाली गई। हमने सोसाइटी के हर सेक्शन तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि रोड सेफ्टी हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है, और रोड सेफ्टी तब तक नहीं आ सकती है जब तक रोड पे इस्तेमाल करने वाले लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और उसी ज़िम्मन में हमने आज एक छोटी सी कोशिश की जिसमें हमने अपना व्यू पॉइंट, इसमें साइंटिफिक बुनियादों पर क्या क्या उसूल हैं, उन उसूलों पर कारबंद होके हम इंसानी जान को ज़िया होने से कैसे बचाएं और इस सोसाइटी के वेलफेयर को कैसे हम आगे ले जाएं। और पनन कश्मीर ने हमास इसराइल तनाज़े के इख्तिलाफ हिंदुस्तान की कौमी सलामती पर के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से नामवर सिक्योरिटी माहिरीन ने खिताब किया। चेयरमैन पनन कश्मीर डॉक्टर अजय चिरंगू शामिल थे। इन्होंने कहा कि हमास इसराइल तनाज़ा तूल पकड़ने का इम्कान है और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के फैलाव के तौर पर तशद्दुद बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सेमिनार के इनेकाद की वजह जम्मू कश्मीर के माशरे के तबकात से तबाही फैलाने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील है। ये हमास इसराइल की जो लड़ाई है ये अब लगभग 4-5 महीने से ज़्यादा हो गए इसको। हमास का जो आघात इसराइल पे हुआ है उसका वैचारिक स्वरूप वही है जो वैचारिक स्वरूप लश्कर तोयबा की आतंकवादी गतिविधियों का भारत में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पान इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित जो आतंकवादी संगठन है इनमें कोलैबोरेशन भी है और एक दूसरे को एनकरेज करने की एक प्रक्रिया भी होती है। तो हमको लग रहा है कि जिस स्तर पे यहाँ पे इंटरनल डिस्कोर्स यहाँ पे इस फ्रेमवर्क में बात होनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही है। और चूंकि हाल ही में जो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हुई हैं राजौरी पुंछ में, उनका इम्प्लिकेशंस बहुत फार रीचिंग है। इसलिए हम सरकार को भी और समाज के सर्वोच्च लोगों को चेताना चाहते हैं कि भाई इसके बारे में आप जागरूकता रखिए। और आने वाले इंतखाबात में नए नौजवान वोटरों के शामिल होने के सिलसिले में सियाती मकाम गुलमर्ग में इंतजामिया की जानिब से नौजवानों की जानकारी के लिए महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने बच्चों के जरिए से बर्फ से तराश कर एक इग्लू की शक्ल में एक अनोखा पोलिंग बूथ तैयार किया गया, जिसके जरिए से नौजवानों को वोट डालने और इस मश्क से गुजरने से मुताल्लिक जानकारी दी गई। इन्हें सिखाया गया कि कैसे अपने हक रायदही का इस्तेमाल करना है। नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। गुलबर्ग पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत सयाहती मकाम गुलमर्ग में प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया है। और यहाँ पे इनको ये अवेयरनेस दी गई है कि जो भी बच्चे 18 साल के हुए हैं, जो रजिस्टर हुए हैं वोट डालने के लिए, और उन्हें किस तरह इस मतदान में और इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना है, किस तरह वोट डालना है। इस सिलसिले में यहाँ पे मुख्तलिफ डेमोन्स्ट्रेशन हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इग्लो भी बनाया है। ये इग्लो जो है बतौर इग्लो पोलिंग बूथ के तौर पर इसको यहाँ पे बनाया गया है और इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि स्टूडेंट्स को किस तरह पोलिंग बूथ में जाना है, कैसे ये जो प्रोसेस है वोट डालने की कैसे है, इस प्रोसेस को उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे दिखाया जाए ताकि कल ये बच्चे जो हैं जिन्हें पहला वोट डालना है वो इस प्रोसेस में अच्छी तरह से अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने आज इग्लो यहाँ बनाया था ये अपनी मेहनत है, हमारी यूथ एंड स्पोर्ट्स की ये कड़वी मेहनत है। कल रात से हम इस पर लगे हुए हैं और ये इग्लो तैयार हुआ है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये इन बच्चों के लिए बनाया था और एक पोलिंग बूथ के मेमोरेंडम की तरह हमने यहाँ पर रखा था कि बच्चों को भी लगे। हमारा मकसद यही था कि हमारे जो बच्चे आज यहाँ पर हमने पार्टिसिपेट के लिए लाए थे उनके लिए हमने यह इग्लो तैयार किया था जो हमने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाया था कल, और बच्चों को ये पता चले कि किस तरह से इग्लो में हम वोटिंग मशीन्स और ये पोलिंग बूथ रख सकते हैं। आपको पता है कि पहले से ही कि गुलमर्ग हमारा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर कोई टूरिस्ट जो अट्रैक्ट होता है। और देखा आज अपने प्रोग्राम देखा स्वीप के अंडर को बहुत सारे बच्चे आए थे, खेल कूद के साथ साथ उन्हें ये भी एक यहाँ पर एक चीज़ मिली इग्लो की। ये एक नया एक नमूना था बच्चों के लिए कि यहाँ पर एक इग्लो बनाया गया है। हम चाहते हैं कि आइंदा भी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़द हो जिस तरह से बच्चों को फिर एक बूस्ट मिले। और बच्चे जो हमारे 18 साल से
ऊपर के एज के हैं उनको ये हमने अवेयर करना है कि अपना वोट दर्ज करें और वो अपने वोट का हक दें, क्योंकि हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है, ड्यूटी भी है और उसका फ़र्ज़ भी बनता है कि ये वोट अपने का इस्तेमाल करे। उसी ज़िम्मन में हमने एक इग्लू यहाँ बनाया था जिसमें हमने एक पोलिंग बूथ अंदर बनाया है, शो किया, बच्चों को डेमो दी है कि किस तरह हमारा वोटिंग का सिस्टम किस तरह होता है, P1, P2, P3 या वोटिंग मशीन कहाँ होती है, ये सारा हमने इसके अंदर में डिस्प्ले किया हुआ है। तो आज हमने ये सीखा कि एक पोलिंग बूथ में क्या क्या P1, P2 यहाँ पे डेमो दिए गए थे, तो EVM मशीन भी बनाई गई थी। तो इस ज़मन में हमने बहुत कुछ सीखा और ये भी देखा कि एक पोलिंग बूथ पे होता क्या क्या है। ये पहला वोट इस इलेक्शन में डालेंगे और ये मुंतज़र है कि कब इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन में वो हिस्सा लेकर अपना हक़ राहदही का इस्तेमाल करेंगे और एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंतखाबात में, आने वाले इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर ये नौजवान जो है, लोग जो हैं और ख़ास तौर पर जिनका पहला वोट है, वो इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने हक़ राहदही का इस्तेमाल करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और शिवाजी पार्क मुंबई में आज शाम 5 बजे इंडिया अलायंस की रैली होने वाली है। जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इस रैली में शामिल होंगे। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में एनसी और PDP के बीच इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं और गुपकार अलायंस में काफी दरार पड़ गई है। तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों के आज की उस रैली में शामिल होने की खबर है, जो एक मेगा रैली है जो मुंबई के शिवाजी पार्क पर रैली हो रही है। और ये रैली आज राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके समापन के दिन पे ये रैली हो रही है। उससे पहले राहुल गांधी ने वहां एक पदयात्रा की। आज शाम ये रैली हो रही है और खबर यह है कि इस रैली में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे और इस रैली में PDP की जो सदर है महबूबा मुफ्ती वो भी शामिल होंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की जहां तक अभी सियासत की बात चल रही है, यहाँ पर ये दोनों जो नेता है इनके बीच एक इख्तिलाफ जो है वो सामने आ रहा है। उसके बीच ये बातें कही जा रही हैं कि गुपकार अलायंस में दरार पड़ गई है, लेकिन ये दोनों आज रैली में शामिल होने वाले हैं। और समीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी। समीर, क्या आपको हमें ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को कि एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बात होती है तो गुपकार अलायंस जो है वो उस पर दरार नज़र आती है। दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं NC के और PDP के वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। और अभी ये खबर है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों जो है इंडिया अलायंस की पहली जो मेगा रैली होने जा रही मुंबई में वहाँ शामिल होंगे। देखिए विशाल, हमें समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP हालांकि यहाँ पे अब अलहदा हो चुकी हैं फिलहाल के लिए, अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें, लेकिन इंडिया ब्लॉक की वो अभी भी दोनों सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक के अंडर ही ये जो रैली है आज शिवाजी पार्क में, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी, अब उसका आज समापन है। और उसी उपलक्ष्य में, उसी कनेक्शन में आज ये जो रैली महारैली हो रही है इंडिया ब्लॉक की, जिसमें न सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती शामिल हो रहे, बल्कि जो अखिलेश यादव जैसे लोग, शरद पवार या बाकी जितने भी नेता इंडिया ब्लॉक के हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी नेता हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है यहाँ पे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, मीन्स के नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, और इसीलिए अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प देखना होगा कि अगर वो अपनी तकरीर करते हैं वहाँ पे रैली में, अगर उनकी स्पीच होती है तो क्या कोई टच देंगे वो जम्मू कश्मीर जो हालिया दिनों में उनकी बयानबाजियाँ आई है और जिस तरह से दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ चली गई हैं, तो उस पर कोई क्या बात करेंगे, वो सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ होगी। वो सियासी तौर पर उसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या जो अभी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलहदा हो गए हैं यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और ऐसा लग भी रहा है कि आगे की डोर भी इनके लिए अलहदा, इनके रास्ते भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला खासकर उन्होंने बड़ा टफ स्टैंड लिया हुआ है और किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। और आगे की भी, कि जब मैंने उनसे पूछा था कई दिनों
दिनों पहले कि क्या असेंबली इलेक्शंस के लिए वो जॉइंटली पीडीपी के साथ बात कर सकते हैं, अलायंस कर सकते हैं, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर पीडीपी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी इन लोकसभा इलेक्शंस में तो तभी हम उनके साथ जाना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पे हैं, लेकिन आज इस रैली में इकट्ठे ये आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस रैली के जरिए क्या जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी पार्टीज के खासकर जो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ही इसको पूरा मॉनिटर कर रही है, क्या कांग्रेस कोई मिडिल पाथ अपनाना चाहेगी, क्या कांग्रेस कोई इन दोनों के बीच निगोशिएशंस करेगी, या इस रैली के जरिए कांग्रेस कुछ संदेश इन दोनों पार्टियों को देना चाहेगी, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों एक मंच पर आ रहे हैं। अब बहुत दिनों के बाद, कई दिनों तक लगातार, देखिए जब फारूक अब्दुल्ला यहाँ जम्मू आए थे उसी दिन उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में कहा, श्रीनगर में कहा कि हमारी पार्टी किसी भी हालत में पीडीपी के साथ अलायंस नहीं करेगी। फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि आपने महबूबा मुफ्ती के साथ बात क्यों नहीं की, उनके साथ आपने, अगर आप अलायंस बचाना चाहते थे तो फारूक अब्दुल्ला को पूछा गया कि आप, उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और आप सुन के बड़े हैरान होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल कश्मीर में ही रह गया था और यहाँ पे मैं इसलिए महबूबा से बात नहीं कर पाया। तो देखिए कितनी बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की। जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी महबूबा मुफ्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहती, उनकी पार्टी को। उनको लगता है कि पीडीपी इस वक्त इतनी पावरफुल नहीं है, एनसी को लगता है कि उनको इस वक्त एज है, उसी का फायदा उठा रही है उमर अब्दुल्ला। और बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ यहाँ पर इस तरह की बातें, गुपकार अलायंस पर दरार, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के शिवाजी पार्क में जो एक मेगा रैली होने जा रही है इंडिया अलायंस की, उस रैली में दोनों का शामिल भी होना, यही है सियासत। बहुत शुक्रिया और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।